हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी ठीक होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि क्लास 12 के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने थोड़े लेट शुरू किया है उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि LCR सर्किट के लिए यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें भी जो कंडीशन है वो रेजोनेंस की कंडीशन जो है उस पर बहुत बहुत ही क्वेश्चन जो है वो रेजोनेंस के ऊपर पूछे जाते हैं। तो रेजोनेंस के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम देखेंगे रेजोनेंस की कंडीशन क्या है। एक्सएल इज इक्वल टू, अगर आपको XC मिलता है, राइट ना, तब जो Z है वो R होगा, आपका मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए डेरिवेशन निकाल रहे हैं। तो XL इज इक्वल टू XC। अब हम देखते हैं जो XL है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो XL इज इक्वल टू भी है ओमेगा इंटू एल। अब देखो ओमेगा एल यहाँ पर हमने रख दिया तो 1/XC। XC की वैल्यू क्या होगी 1 में ओमेगा C। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसका ओमेगा इंटू ओमेगा, ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर अपॉन LC। अगर हम इसका रूट ले लेते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये √L/C, करेक्ट ना। और ओमेगा जो है आपके पास, तो ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली थी पहले, आपको एक बार याद हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होगी। जब हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 2πf इज इक्वल टू 1/√L/C। तो हमें निकालना क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, एफ को यहीं छोड़ेंगे। तो एफ इज इक्वल टू 1/2π√L/C। तो ये जो है हमारा डेरिवेशन, ये किसके लिए हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए। देखो बहुत आसान है, XL इज इक्वल टू XC, तो ठीक है ना। Z इज इक्वल टू R, इम्पीडेंस इज इक्वल टू मिनिमम होगा और रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा C हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2πf जो हमने यहाँ पर रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1/√LC। और ये हम यहाँ पर रखेंगे। इस फ्रिक्वेंसी को आप क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का जो है इस पे एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप अच्छे से करेंगे। चलिए ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर अपन बात करते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ हमने लगाया हुआ है रेजिस्टेंस। तो जिसके अंदर अगर हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, ऐसे सर्किट हम लोग बोलते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, ठीक है ना। जिसके अंदर ओनली, तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ अगर आपके पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो ऐसे सर्किट को आप क्या बोलेंगे, प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हमारे पास रहेगा। और ये हमारे पास AC करंट कनेक्टेड है यहाँ पर AC से, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी हमारे पास ये इक्वेशन है। तो EMF जो है वो इज इक्वल टू रहेगा आपके जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टेंस में। और EMF का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू IR के लिए हमारे पास ये यहाँ पर है। अब अगर हम इसको यहाँ से I करंट की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास ये करंट क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी अपॉन में R। और E0 अपॉन जो R है इसको हम मान लेंगे यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो I0 साइन ओमेगा टी, वेयर क्या है हमारे पास E0 अपॉन R इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया यहाँ पर I0। तो इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम और द पीक वैल्यू ऑफ AC करंट, राइट। तो ये हमारे पास आएगा मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट के लिए। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है, AC सोर्स से हमने इसे कनेक्ट किया है, इसमें रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसलिए हम ऐसे सर्किट को क्या बोलेंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोलेंगे। ये एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इसको आपको याद रखना है। तो ऐसे करंट में जो EMF है हमारा वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब यहाँ पर EMF E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी हमारे पास पोटेंशियल, और
आई आर ओम के ला से, V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि ये पोटेंशियल है हमारा। अब अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से इसका मिलता है ना। ये ईएमएफ के लिए, ये करंट के लिए, और ये हमारा पीक वैल्यू मैक्सिमम के लिए, π/2 पाई 3π/2, राइट, ये ओमेगा टी में। और अगर हम इसका फेजर बनाते हैं तो फेजर ऑफ एसी जो है हमारे पास, फेजर ऑफ एसी को जब आप देखेंगे यहाँ से, तो फेजर ऑफ एसी आपको यहाँ पर मिलेगा I0 साइन ओमेगा टी, राइट, और ये ई, तो ओमेगा टी। तो ये फेस बदलेगा हमारा, फेजर π/2 से बदलते जाता है फेजर डायग्राम में। तो ये हमारे लिए जो डेरिवेशन है वो किसके लिए है, कि ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, राइट, एसी सोर्स के साथ। तो ये हमारी इक्वेशन है जिसको हम E0 जो साइन ओमेगा टी है इसको, और ये आर रेजिस्टेंस, दोनों को कंपेयर करके यहां से वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, जब हम ये वैल्यू इसमें जेड की वैल्यू रख देंगे, क्या 24 cos पाई बाई 3 60 1/2 हो जाएगा। देखो इसको कैंसिल किया हमने 1/2 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया यहाँ पर, ये जो आंसर आया हमारे पास, ये आया हमारे पास आंसर 12, राइट। और रेजिस्टेंस है इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी आपके पास, ओम। तो ये देखिए था ये आसान ये सवाल, R इज इक्वल टू जेड कॉस फाई, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये तैयार करना है, और इसमें आप और 2-3 क्वेश्चन जो है वो तैयार करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएंगे, करेक्ट। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार का एनर्जी लॉस होता है। ट्रांसफार्मर में जो है हमारे पास 4 प्रकार का एनर्जी लॉस होता है, कुछ बुक में आपको 5 प्रकार से ही मिल जाएगा। तो एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर कैसे होता है हम उसकी बात करेंगे। तो जो ट्रांसफार्मर है वो चलने के बाद क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद उसमें क्या होगा, हीट, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाएगी, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो ऐसे इसको हम बोलेंगे एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर। तो एनर्जी लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आता है हमारे पास कॉपर लॉस होता है। अब इसे कॉपर लॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कॉपर वायर है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में वो हीट अप हो जाते हैं। तो हीट होने के बाद क्या हो जाएंगे, वो गर्म होंगे, है ना। तो गर्म होने के बाद जो एनर्जी है वो वेस्टेड होगी, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। जो एनर्जी हीट के फॉर्म में हमारी वेस्ट हो रही है, इसी का नाम हमारे पास क्या है, कॉपर लॉस है। अब कॉपर लॉस हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल हम इसमें कर सकते हैं। तो इसे मिनिमाइज करने के लिए आपको जो है कॉपर लॉस के लिए जो कॉइल है वो कैसी लेना पड़ेगा, आपको थिक लेना पड़ेगा। तो अगर आप थिक कॉइल ले लेते हो कॉपर वायर को, ठीक है ना, तो उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एडी करंट लॉस। तो इसमें एडी मीन्स जब उसमें करंट फ्लो होता है तो एडी बनाता है। एडी मतलब क्या हुआ कि जो पानी में भंवर उठती है ना, भंवर करंट, तो वो अपोज करती है करंट के मोशन का, जिसके कारण आपको क्या होता है कि एडी करंट लॉस होता है इसमें। अब अगर आपको इसको मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है इसको, तो लेमिनेटेड आयरन कोर, कैसी आयरन कोर ले लेना हमको इसमें, लेमिनेटेड। अगर आप लेमिनेटेड आयरन कोर ले लेते हैं तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो 3 नंबर पे लॉस आता है वो हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज जो है ये जब गर्म होता है तो गर्म होने के बाद हीट में, तो द मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हीट के फॉर्म में लीक होता है। तो इसलिए हमें इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज बोलते हैं। तो इसके लिए हमें कोर कैसी लेना चाहिए, लेमिनेटेड कोर लेना चाहिए, है ना, इसे पूरी कवर करना चाहिए। और हमारे पास है हिस्टैरिसीस लॉस। तो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के कारण जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट होती है, किसमें, ट्रांसफार्मर में। तो इसे हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलेंगे। अगर हमें इसको मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज करने के लिए ये बहुत ही आसान है। जो कॉइल है हमें वो मटेरियल जो है वो कैसा होना चाहिए, है आपका नैरो ले लेंगे इसको मिनिमाइज करने के लिए। तो दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग द कोर मटेरियल हैविंग द नैरो हिस्टैरिसीस लूप। नैरो अगर हम ले लेते हैं तो नैरो
हिस्टैरिसीस लूप लेकर हम इसको कर सकते हैं। 4 प्रकार के एनर्जी लॉस यहाँ पर है। फिर 5वां भी आता है, किसी किसी में जो है हमिंग लॉस होता है। हमिंग मीन जो ट्रांसफार्मर चलता है ना, तो चलने के कारण वो साउंड प्रोड्यूस करता है ना, ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के। तो ये जो फिनोमिना है वो क्या कहलाती है, आपकी मैग्नेट, आपकी हमिंग कहलाएगी इसमें। तो हमिंग साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो उसमें लॉस्ट हो रही है साउंड के रूप में। तो हमिंग ऑफ साउंड के कारण भी इसमें होता है। 5वां लॉस आप कह सकते, बट मुख्य रूप से आपको ये 4 प्रकार से आपको करने हैं। पहला है आपका कॉपर लॉस है, ठीक है। कॉपर लॉस क्या है, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी वेस्टेड, जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल कॉपर की है वो गर्म होने के कारण उससे हीट एनर्जी जो है वेस्ट होती है, तो इसलिए हमें इसे थिक ले लेना चाहिए, है ना। और एडी करंट का लॉस हो रहा है हमारे पास, तो लैमिनेटेड कोर हम यहाँ पर करते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज हो रहा है तो हमें उसको लेमिनेशन करना चाहिए, कवर अप करना चाहिए। और हिस्टैरिसीस लॉस, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज में जो लॉस होता है उसे हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इन्हें पढ़िए। मुझे मत दिखाना वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल रहे हैं जो कि एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर है। तो एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो हमने यहाँ पर कंसीडर हमारे पास कर लिए कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी क्या है, C है ना, और चार्ज जो है C है, Q है, और पोटेंशियल जो है उनके बीच में V है। तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन C हमारे पास है। अब हम देखेंगे कि वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू, ओके। क्योंकि हमने पोटेंशियल में निकाला था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, तो यहां से अगर हम निकालते हैं W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, Q इंटू V। अब यहाँ पर V की वैल्यू जो है हमारे पास Q अपॉन C, ये पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा DQ। अब हमें निकालना है इसका कि टोटल वर्क डन, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन कहाँ से है हमारे पास, 0 से लेकर Q तक। Q 1 अपॉन C को हमने कांस्टेंट बाहर निकाला DQ, तो Q का जो इंटीग्रेशन हुआ वो हुआ क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर अपर लिमिट रखी Q और लोअर लिमिट 0, तो W इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर C। आप यहाँ तक कर सकते हैं। अगर आप चाहते Q इज इक्वल टू आपके पास होता है C इंटू V, जब हम रख देंगे यहाँ तो C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C से C काट लेंगे तो U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ओके, C भी स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास डेरिवेशन किसके लिए है, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। एक बार फिर से देख लो आप, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर बहुत आसान है, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन C, राइट। W इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू हो गया हमारे पास। V की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जब लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन C हमारे पास बचेगा। Q इज इक्वल टू C भी है, तो C भी जब स्क्वायर होगा C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C काट लेंगे हम यहाँ पर, तो U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 C V स्क्वायर। और यही डेरिवेशन होगा हमारा किसके लिए, एनर्जी स्टोर ऑफ द कैपेसिटर के लिए।